मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हर साल जो एमडीकेट टेस्ट होता है या एनएमडीकेट टेस्ट या ईटा टेस्ट, तो उसके पिछले 20 साल के पेपर्स को सॉल्व करने का ये सिलसिला है और आज सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले 13 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज हम 14 से स्टार्ट ले रहे हैं। तो देखिएगा, टेक्निक सीखिए कि आप इनको कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है तो वो उसी सिलसिले में है। मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आज वो ख़त्म हो जाएंगे और साथ साथ फिर डिकम्पोजिशन वगैरह पे दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन हैं तादाद में, तो वो डिकम्पोजिशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन द सोल्यूशन बिकम्स। देखिए, क्लोरीन को अगर पानी में डिजोल्व किया जाए तो हम उसी सोल्यूशन को हम कहते हैं क्लोरीन वाटर, जो कि पेल ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन होता है। सो अगर आप उस सोल्यूशन को देखिएगा, ये हमारे पास है क्लोरीन वाटर जो कि एक्वस फॉर्म में है, या आप देख सकते हैं क्लोरीन डिजोल्व फॉर्म में। फिर है पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है। पोटाशियम आयोडाइड का ये एक्वस सोल्यूशन है और कलरलेस है। सो देखिएगा कि रिएक्शन होता है तो बनता क्या है, उसकी बुनियाद पे हम फाइनल कलर जो है पेल येलो या वायलेट ब्राउन या रेड जो भी है। तो देखिएगा, क्लोरीन जो है तो उसका काफी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, और इधर आप देख सकते हैं कि इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन का 0 है। तो क्लोरीन यहां से एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड कलरलेस है और साथ साथ आयोडीन बन जाती है। याद रखिएगा कि आयोडीन की कुछ क्वांटिटी जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, और आयोडीन की वजह से इस सोल्यूशन का जो कलर है पेल येलो नहीं आएगा बल्कि ये वायलेट कलर होगा। तो ये हमारा आंसर बनता है। आयोडीन डिजॉल्व फॉर्म में होगी, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी उसकी डिजॉल्व हो जाती है और जो सोल्यूशन होगा तो वो इसकी वजह से वायलेट कलर का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो जरा देखिए कि पिछले एक कोर्स में, एक बुक में, टेक्स्ट बुक में गलती थी कि जब स्टेनस ऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। 10 जो है OH, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज नहीं होता। तो 10 का +2 स्टेट है, यहाँ पे 10 का आप देख सकते हैं कि +4 है। ये मुमकिन नहीं है यहाँ पे, और बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो इससे इलेक्ट्रॉन भी ले ले और इस तरह कर ले। तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, ये भी नहीं है। यहाँ पे कुछ बुक्स में ये लिखा गया है लेकिन ये ठीक नहीं है। यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। जो रिएक्शन होता है वो कुछ यूं है, देखिए कि ये है टिन ऑक्साइड SNO और सॉलिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने सोल्यूशन लिया है, याद रखें, और हम इसको हीट करेंगे। विदाउट हीट कोई रिएक्शन नहीं होता इसका। अब इसे हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो है सोडियम स्टेनाइड, यानी ये प्रोडक्ट है Na2SNO3 और along with कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के। तो यहां पे सोडियम स्टेनाइड का जिक्र नहीं है, Na2SNO3, तो लिहाजा इसलिए हमारा ये आंसर सही है, नन ऑफ द अबव। फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन है कहते हैं कि लिथियम रिएक्ट्स विद एयर। अब ये याद रखें कि एयर जो है, इसका मतलब आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन याद रखें कि एयर में नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है। आर्गन के साथ तो ज़ाहिर है लिथियम का कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ होता है। तो देखिएगा कि रिएक्शन कुछ यूं होगा कि लिथियम जो है तो वो एयर के साथ, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। मेजर प्रोडक्ट जो है वो लिथियम का ऑक्साइड है, और एक और प्रोडक्ट भी बनता है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और एक प्रोडक्ट बनता है दूसरा, और वो है लिथियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 है, तो यहां पे आप 3 लगा लेंगे, क्रॉस कर लेंगे ना, और लिथियम का 1 है तो उधर 1 लगा दिया। जिस तरह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो उसको हमने इधर लगा दिया, और लिथियम का 1 है तो इधर लगा दिया। तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं ये आते हैं। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, लिथियम ऑक्साइड भी है और लिथियम नाइट्राइड भी है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि लिथियम नाइट्राइड का जो फार्मूला है वो गलत लिखा गया है। ये फार्मूला नहीं होता, बल्कि इसके बजाय अगर Li3N होता, लिथियम नाइट्राइड, तो फिर हम कहते कि ए भी ठीक है और बी भी सही है, तो फिर ये आंसर सही आना था। लेकिन ये याद रखें कि इधर जो आंसर आपको गलत लगे तो उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। एग्जामिनर ने वो सोच के ही गलत दिया है,
और ये क्वेश्चन विद इन अ क्वेश्चन होता है कि जब एक क्वेश्चन में बजाहिर तो एक चीज पूछी जाती है लेकिन एक्चुअली दो चीजों का वो पूछ रहा होता है। जैसे इस वक्त वो देखना चाहता है कि आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का पता है कि नहीं, तो याद रखें कि इस वक्त सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा लिथियम ऑक्साइड, और अगर इधर ये होता ना ये Li3n तो फिर हम जरूर इसको टिक कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है तो आपने इसको कर देना है। फिर नेक्स्ट यहां तक रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस थे, ये जो आप देख रहे हैं 16 तक। इसके बाद जो है ये सारे डिकम्पोजिशन पे हैं, और इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट जो होगा ये नेक्स्ट बल्कि इसी में शुरू हो रहा है एसिडिक और बेसिक नेचर का, जो आप यहां पे देख रहे हैं। तो टेक्निक सीखिए। रिएक्शंस के लिए आपने क्या देखना है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने हैं। तो इन तमाम जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे 16 क्वेश्चंस, तो इसके लिए आप सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो है तो कहते हैं कि कंपाउंड रेजिस्टेंट टू थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहां पे एक और टेक्निक आपने सीखनी है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? जब एक कंपाउंड को आप लेते हैं, मिसाल के तौर पे क्रूसिबल में आप ले लेते हैं और उसे आप हीट करते हैं और एक खास टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट कर कुछ और प्रोडक्ट्स जो है वो बना लेता है। जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लें और उसको हीट कर लेंगे तो तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। सो अब ये जो टेम्परेचर है जिसपे ये कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो जो कंपाउंड लो टेम्परेचर पर डिकम्पोज होंगे हम कहते हैं दे आर थर्मली लेस स्टेबल, जो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होंगे हम कहते हैं थर्मली मोर स्टेबल। और आपको कैसे पता चलता है? थ्योरेटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए। तो यहां पे एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर। देखिए हमारे पास ये आयन है ना, मिसाल के तौर पे आपने ले लिया है कार्बोनेट आयन, ये है CO3 नेगेटिव आयन है, और इसके साथ दूसरा एनायन इधर अटैच है, पॉजिटिव आयन है, कोई कैटायन अटैच है, ये एनायन है, ये कैटायन है। तो आपने इसको देखना है कि ये कंपाउंड कब डिकम्पोज होगा, तो आपने इसको देखना है। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा आ जाए तो ये इसको पोलराइज कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है, लिहाजा ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। तो मैंने कहा कि आपने मेटल आयन को देखना है कि उसका पोलराइजेशन पावर कितना है, ज्यादा है या कम है। अब पोलराइजेशन पावर का डिपेंड किस चीज पे है, तो देखिएगा पोलराइजेशन पावर डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। पोलराइजेशन पावर जो है तो वो डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। तो ये पोलराइजेशन पावर जो है वो डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या है? देखें जैसे मास डेंसिटी होती है ना, आप कहते हैं मास जो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दिस इज कॉल्ड मास डेंसिटी या डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज कितना मौजूद है यूनिट वॉल्यूम में, इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज के। तो आपने इसके चार्ज को देखना है और इसके साइज को देखना है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को, कहते हैं कंपाउंड रेजिस्टेंट टू थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जिधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है जी, पोलराइजेशन पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी। तो जिधर पोलराइजेशन पावर जो है वो ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो जल्दी ये डिकम्पोज होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है। तो अगर आप इसे देखें तो लिथियम का यहां पर +1 स्टेट है। मैं स्टेट से आपको बता देता हूं, लिथियम का +1 स्टेट है, सोडियम का +1 स्टेट है, बेरियम नाइट्रेट है तो ये देखें ये 2 इसका स्टेट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +2 है। फिर सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो देखिए बेरियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बिकॉज चार्ज इसका सबसे ज्यादा है, और तो लिहाजा बेरियम नाइट्रेट इसमें लीस्ट स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा हीट करें यह डिकम्पोज हो जाएगा। वो कहते हैं कंपाउंड रेजिस्टेंट, यानी कौन हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होगा, रेजिस्टेंट टू थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब कि आप इसे हीट करें हाई पे वो डिकम्पोज होता है। तो अब इधर भी +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1। तो अब अगर आप इनके साइज को देखें तो इसका साइज सबसे कम है, तो जब साइज कम होगा तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी जो है तो वो चार्ज के बराबर है, चार्ज डेंसिटी में सिग्मा से जाहिर कर दूं तो ये बराबर होती है चार्ज के और डिवाइडेड बाय साइज के। तो इस केस में
चार्ज डेंसिटी जो है वो लिथियम की ज्यादा है, बिकॉज उसका आप जानते हैं छोटा सा आयन है। लिथियम एटम में 2 शेल होते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लिथियम आयन बना, तो एक शेल है। लेकिन सोडियम का साइज ज्यादा है और इसका साइज ज्यादा है, तो इन दोनों की चार्ज डेंसिटी कम है। तो ये तो फिर बराबर होने चाहिए, लेकिन ना जनाब, यहां पर नाइट्रेट है और ये कार्बोनेट है। याद रखें कि कार्बोनेट्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं थर्मली नाइट्रेट के मुकाबले में। तो इस वक्त हमारे पास जो थर्मली रेजिस्टेंट होगा वो ये होगा सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा आंसर आता है। फिर कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन इन द कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी का डिपेंड होता है पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन पे। पोलराइजेशन पावर सिंपल चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज के। तो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कैटायन विद अ स्ट्रांग पोलराइजेशन पावर। तो इसी टेक्निक को इधर इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम का यहां पे आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम का ये देखें, ये 2 इधर लाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। एल्यूमिनियम का ये 3 इधर लाएं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का 3। लिथियम का, क्लोरीन का इधर आप देख सकते हैं 1 होगा, तो इसको आप लाएंगे तो +1 है। और बेरियम ये 2 इधर लाएं तो बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, यानी चार्ज डेंसिटी एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर बी है। वो पूछता है कि which of the following have cation with a strong polarization power. So aluminum chloride has a cation called aluminum which has strong polarization power. Next question में यह है कि select करें हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, यानी ये वाला HCO3 बाइकार्बोनेट। So select hydrogen carbonate which is comparatively most stable. तो जाहिर है मोस्ट स्टेबल वो होगा जिधर कैटायन की चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो मोस्ट स्टेबल टुवर्ड्स थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखें चार्ज डेंसिटी, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पोटाशियम है यहां पे तो +1 है, रुबिडियम है तो +1 है, सीजियम है तो +1 है। अब तो सबका बराबर हो गया है। तो अब आपने ये देखना है, इस पॉइंट को आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी कहा, चार्ज जब सबका बराबर है तो साइज को देखें। साइज सीजियम का सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें तो ये अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर फ्रांसियम। तो सीजियम का सबसे ज्यादा साइज है, सबसे ज्यादा साइज, तो चार्ज डेंसिटी इसकी कम है। तो जब ये सबसे ज्यादा साइज होगा तो ये बाइकार्बोनेट को, यानी अगर इधर सीजियम है तो सबसे ज्यादा साइज है, तो ये बाइकार्बोनेट को पोलराइज इतना नहीं कर सकेगा। तो ये थर्मली ज्यादा रेजिस्टेंट है, मोस्ट स्टेबल है टुवर्ड्स थर्मल डिकम्पोजिशन, या थर्मली रेजिस्टेंट है टू डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि द कैटायन दैट डिस्टोर्ट। डिस्टोर्शन हम इसको कहते हैं कि ये एनायन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, छोटा या बड़ा। अब ये कैटायन है तो ये इसके क्लाउड को खींचेगा, तो क्लाउड में डिस्टोर्शन आ गई है। तो ये कहता है कि द कैटायन दैट डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नाइट्रेट मोर एंड फैसिलिटेट इट्स डिकम्पोजिशन। तो वो कैटायन जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वो एनायन से क्लाउड को ज्यादा खींच लेगा, डिस्टोर्ट कर लेगा। तो मैग्नीशियम +1, मैग्नीशियम +2, सीजियम +1, बेरिलियम +2, ये तो दोनों चले गए, +1 ये दोनों है। तो इन दोनों में आप जानते हैं कि बेरिलियम जो है तो इसका साइज कम है, तो लिहाजा ये देखें द कैटायन दैट डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नाइट्रेट मोर, तो फिर ये होगा जिसका चार्ज ज्यादा है या जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जब चार्ज बराबर होगा, इन ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए ना, इसका तो जब +1 चार्ज, इधर भी +1 चार्ज, +2, तो फिर आपने इसको देखना है कि चार्ज अगर बराबर है तो साइज किसका कम है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन पावर जो है वो ज्यादा होगा। तो बेरिलियम यहां पे आता है। नेक्स्ट कहते हैं कि कंपाउंड विद प्योरली एसिडिक कैरेक्टर इज, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सिंपल, कि आपने इस केस में, अब इधर से डिकम्पोजिशन के बाद ये कहानी शुरू होती है एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक नेचर पे। जरूर ये कंसेप्ट सीखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये जो तरतीब मैंने दी है ये इस वजह से दी है कि आप इसे आसानी से समझ सकें, आपको याद करने की जरूरत ना हो, कंसेप्ट आपको क्लियर हो, आपको उसका जो थिंकिंग स्ट्रेटजी है वो आपको पता हो, टेक्निक का पता हो, तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो कंपाउंड विद प्योरली एसिडिक कैरेक्टर, तो देखिए इनमें आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा हाइड्रोक्साइड मोर एसिडिक है। तो याद रखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का डिपेंड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितना
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, जैसा कि इधर मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, तो उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा उसका वो हाइड्रोक्साइड। सिलिकॉन इनमें सबसे ज्यादा है, तो इस वक्त हमने इसको कर दिया है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, और ये एक्चुअली कहलाता है आर्थोसिलिकिक एसिड। गो के बहुत कम ये रिपोर्ट हुआ है लिटरेचर में, लेकिन जाहिर एसिडिक है। और आर्थोसिलिकिक एसिड इसलिए कहते हैं कि ये बाकी जो सिलिकिक एसिड्स हैं बहुत सारे, तो काफी एक लंबी सीरीज है, ये उनका फर्स्ट मेंबर है आर्थोसिलिकिक एसिड, तो ये इनके मुकाबले में मोर एसिडिक है। सिलिका इज द ओनली ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद, देखिए सिलिका वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है, तो लिहाजा ये रिएक्शन करता है इनमें से ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, अगर सिलिका इसमें हम डाल लेते हैं, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन हो और हीट कर लें, तो फिर ये रिएक्शन बन जाता है, सिलिकेट्स बनते हैं। नेक्स्ट जो है मोस्ट, यानी इस केस में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखनी है, और इसका आसान तरीका यह है कि पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं वो भी याद रखें, और जो पीरियड है उनमें स्पेसिफिकली दूसरा और तीसरा पीरियड जो है वो याद कर लें, और फिर आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। तो जो राइट पे एलिमेंट है उसका ऑक्साइड मोर एसिडिक होगा उस एलिमेंट से जो इसके लेफ्ट पे मौजूद है, और इसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, जितना मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ज्यादा, उतना ही उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। शॉर्ट वर्ड्स में मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन मेजर यही रूल है। कहते कि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स कंबाइन विद वाटर, तो देखिए मैंने अभी बताया नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, सो दे कंबाइन विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड वाटर बेस, ये है एसिड, तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड है, अ मेटालिक ऑक्साइड, जाहिर है हम कह सकते हैं कि ये बेसिक होगा। व्हेन एडेड टू वाटर, पानी में डाल दिया, वुड मोस्ट लाइकली फॉर्म अ बेस, एसिड, साल्ट, बेसिक एंड हाइड्राइड। तो देखिए जब आप इसे मेटालिक ऑक्साइड को आप पानी में डाल लेते हैं तो एनहाइड्राइड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो हाइड्रेटेड होगा। तो हमारे पास इस वक्त है मेटल ऑक्साइड इन वाटर, तो इट विल प्रोड्यूस अ बेस। फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में, सोडियम ऑक्साइड पानी में डालें तो वो प्रोड्यूस कर लेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे मैं आपको यहां पे दो एग्जांपल दे देता हूं, देखिए एक ये है, आपने ले लिया है मेटल ऑक्साइड, ये है सोडियम ऑक्साइड Na2O, और फिर आपने ले लिया है वाटर, पानी में डाल दिया, तो ये ऑक्साइड जो होता है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन को, बिकॉज ये खुद नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उधर चला जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरह अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, फास्फोरस, चले पेंटाक्साइड की हम बात कर लेते हैं, ये है P2O5, ये पानी में डाल लेंगे तो ये प्रोड्यूस कर लेता है फास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो देखिए मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड वो होगा कि जिधर एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप देखें एल्यूमिनियम मेटल है, फिर सिलिकॉन है, आयरन है, फास्फोरस है। तो अगर आप इस पीरियड में चले जाते हैं आगे, मिसाल के तौर पे ये तीसरे पीरियड के हैं, यहां पे होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हम देख लेते हैं, देखिए ये है सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, और इसके बाद फिर सल्फर है और क्लोरीन वगैरह। तो देखिए इस केस में एल्यूमिनियम तो ये है, फिर है सिलिकॉन तो ये है, फिर आयरन है तो वो नीचे मौजूद है, मेटल है, और फिर फास्फोरस। तो इस केस में ये आंसर होगा। क्वेश्चन ये है कि which one of the following form the most acidic oxide, तो फास्फोरस will form most acidic oxide। अगर ये वाला, अब इसके साथ ये भी जहन में रखें कि अगर एक ही मेटल के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं, एक ही नॉन मेटल के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं, चले नॉन मेटल की बात कर लेते हैं, फास्फोरस की कर लेते हैं, तो फास्फोरस के दो ऑक्साइड्स आते हैं, एक ये है P2O3 और एक है P2O5। तो फिर इनमें क्या है, अब इनमें देखिए एलिमेंट तो सेम है, फास्फोरस उधर भी है इधर भी है, तो देखिए अब आपने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है। यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहां पे है
3। तो जिधर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा दैट विल बी मोर एसिडिक। तो ये फिर इस तरह आप क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन ले लूं या लाइक ये देखें Cl2O ले लूं और एक इसके साथ दूसरा ऑक्साइड ले लूं, फॉर एग्जांपल Cl2O7, तो इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं 2 क्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +1। 1 ऑक्सीजन है तो -2 होगा, तो 2 क्लोरीन का आ जाएगा +2, तो 1 क्लोरीन का है यहाँ पे +1, और इधर सिंपल आप इसे क्रॉस कर लेते हैं तो ये होगा +7। तो इस केस में यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो क्लोरीन हेप्टाक्साइड इज मोर एसिडिक देन क्लोरीन ऑक्साइड। आगे कहता है कि सेलेक्ट ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर। तो फास्फोरस नॉन मेटल है, कैल्शियम मेटल, 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 तो सिंपल सी बात है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के मुकाबले में मोर एसिडिक हैं। और अगर सारे ही चारों आंसर नॉन मेटल ऑक्साइड के हों तो फिर देखें कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं तो फिर देखें कि कहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो ये टेक्निक्स आपने 3 सीखनी है। चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड टाइप एमसीक्यूज कहलाते हैं। एमसीक्यूज की तकरीबन ऑन द एवरेज 27 किस्में होती हैं, और ये उनमें से एक है 27 में से ये है कि जिसको हम कहते हैं कंपाउंड टाइप, जब एक आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स दिए जाते हैं। तो इस वक्त देखें सिंपल, आपने हर एक को ये लगते बड़े मुश्किल हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये आसान तरीन क्वेश्चन में है। टेक्निक सीखिएगा। टेक्निक यह है, कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। हमारे पास है 4 ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, एल्यूमिनियम। तो इनमें से डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? ये वाला? नो, एल्यूमिनियम। ये ना, ये चले हो सकता है और ये बिल्कुल ठीक। तो सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो ये आप देखेंगे कि इनमें इस पूरी सीरीज में सिर्फ इस केस में सोडियम जो है वो सबसे पहले है। तो हमने बाकी को देखा ही नहीं है, हमें पता चल गया कि ये सबसे ज्यादा बेसिक है, हमने इसी को एनसर्कल किया। अगर आप एक और तरीके से करना चाहें कि जो वो चूंकि कहता है कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, तो जो सबसे वीकली बेसिक है तो वो कौन सा है? तो देखें वीकली बेसिक, मेटल ऑक्साइड तो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, वीकली बेसिक जो होगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि यहां पे फास्फोरस है, तो आप ये देख सकते एक स्ट्रांग बेस है और एक आपके पास एसिडिक है। तो स्ट्रांग बेस से वीकर बेस, एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक। तो ये हमारे पास यानी कंपाउंड टाइप एमसीक्यूज में आप पहले पॉइंट को और आखिरी पॉइंट को देख सकते हैं। जनरली पहले को देख लें या फिर आखिरी को देख लें, और अगर कहीं पे मसला है, 2 जगह पे सोडियम ऑक्साइड दिया गया है, तो फिर देखिए कि फाइनल में फास्फोरस ऑक्साइड कहां पे मौजूद है, पेंटाक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज। देखिए आपकी बुक में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं तो वो तमाम याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ग्रुप 3 के होते हैं, जरा नीचे जो आप आ जाते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो है पोटाशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, दे आर बेसिक। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और इसकी एक सिंपल लिस्ट जो है वो मैं आपको कभी लिखवा दूंगा यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन में। तो फिलहाल यही याद रखिएगा कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। और अगर आप बोरान वाली सीरीज में जाएं, बोरान, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। बोरान ऑक्साइड एसिडिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम के बाद फिर गैलियम है, तो गैलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है।